हेलो एवरीवन, देवरिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। मैं अर्चिता तिवारी, जो कि आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी का क्लास 12th का सेट सेकेंड। और ये सेट जो है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें पूरे 7 सेट हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं वो हमारे सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हम इस सातों सेट को तैयार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे सातों सेट को तैयार करें और 90 प्लस लाने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टीटी एलीज जोड़ा है, मतलब टीटी एलीज जोड़ा किसे कहते हैं। तो जो टीटी एलील्स होता है वो टॉल प्लांट होता है हमारा, और ये एक दूसरे के समान नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये समान तो होता नहीं है और ये शुद्ध भी नहीं होता है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये विषम युग्मरची मतलब लंबा है। तो हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास। बीटी कपास किससे निर्मित होता है? बीटी कपास एक जीवाणुओं से निर्मित होता है, जो कि बीटी को हम कह सकते हैं कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इसको हम कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में दिया है जीवाणु से, कवक से, जीवाणुओं से या कीट से। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा जीवाणु से। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो छिपकली जो होती है वो प्राइमरी उपभोक्ता को खाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा छिपकली। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन दिया है अतिदोहन, सहविलुप्तता, आवासीय क्षति या वनीकरण। तो जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं होता है, जो वो वनीकरण होता है। पेड़ लगाना तो अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, तो हमारी जैव विविधता की क्षति उससे नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा वनीकरण। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतः पात्र निषेचन। यह वह प्रक्रिया है, ये वह टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो महिलाएं जो निसंतान होती हैं, जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, उनको इसकी मतलब सुविधा मिलती है इससे। तो ये है हमारा इसका फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक प्रदूषक। औद्योगिक प्रदूषक के सूचक का नाम बताइए। हमारा औद्योगिक प्रदूषक के मतलब होते हैं कि जो कारखाने होते हैं, चिमनियाँ होती हैं, उससे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, उससे हमारा वातावरण दूषित होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडीज़ होते हैं, तो हम सांस लेने में दिक्कतें आती हैं हमारी, तो औद्योगिक प्रदूषक के कारण होती हैं। तो इसका जो प्रदूषक होता है वो लाइकेन होता है, सूचक जो होता है वो लाइकेन होता है। तो लाइकेन उसे कहते हैं, ये एक प्रकार का कवक है जो कि पेड़ की जो छाल होती है उसमें पाया जाता है। दीवार पे जो जिसको हम लोग काई कहते हैं, वो मान सकते हैं हम उसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि एकलक न्यूक्लियोसाइड के संगठन से बनता है। और जैसे कि ना जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार से निर्मित ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से बनता है ये। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक अम्ल के एकलक न्यूक्लियोटाइड के संगठन से बनता है। और जो एक नाइट्रोजनी क्षार
एवं एक पेंटोस शर्करा में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से निर्मित होता है। मतलब जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं और पेंटोस शुगर होते हैं उसके बॉन्ड से निर्मित होता है, बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा दूसरे का घ। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो हम कह सकते हैं कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने में हमारी 10% ऊर्जा निकल जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम बताइए। तो लिंग संलग्न अप्रभावी विकार होता है जैसे कि जो बीमारी बचपन से होती है, जन्मजात होती है, उसे कहते हैं। तो ये जो हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता, दोनों में से कोई एक हमें लिखने को बोला गया है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि हम अपने जो ये आँखों की नेत्र संबंधी विकार होता है, इसमें हम लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस। ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ह्यूमस क्या है? ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो ह्यूमस एक अपचयन की प्रक्रिया, ह्यूमस अपचयन की प्रक्रिया के पश्चात एक अर्ध अपघटित मतलब आधा अपघटित गहरे रंग का, मतलब ये इसका कलर होता है काला और ब्राउन मतलब भूरा, ये गहरे और भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। जैसे कि जो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो जानवरों के अवशेष होते हैं, पेड़ पौधे से पत्तियां या जड़ें जो होती हैं, तो वो सारे जितने अवशेष होते हैं वो ह्यूमस होते हैं। तो जो ये हमारा ह्यूमस जो होता है, ये काइटिन और लिग्निन की मात्रा अधिक इसमें पाई जाती है। जो काइटिन और लिग्निन होता है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है और ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी जो हमारी होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं और उसकी वृद्धि करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का ख, 4 घातांक की वृद्धि। यहाँ लिखा है 4 घातांक की वृद्धि का वर्णन कीजिए। इसको हम जे ग्राफ कहते हैं, जे मतलब जे कर्व भी कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है कि 4 घातांक की वृद्धि का अर्थ होता है कि जैसे कि जनसंख्या जो होती है उसमें अचानक से वृद्धि होना, जनसंख्या का बढ़ जाना, खाने पीने की मात्रा जो होती है वो उचित मात्रा हो, रहने का जो जगह होती है, जो रहने खाने की व्यवस्था होती है वो सारी अच्छी हो, तो उसे हम 4 घातांक की वृद्धि कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का ग। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हम ये कह रहे हैं कि देवरिया कोचिंग क्लासेस में आप लोग पूरे मतलब अच्छे से इस वीडियोस को देखें और ध्यान लगा के ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सफल हो और इस सफलता बैच का नाम रोशन करें। तो एंटीटॉक्सिन क्या है? एंटीटॉक्सिन यह एक दवा होती है जो एंटीबॉडीज होती है, जो हमारे शरीर में विषाक्त मतलब विषैले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम करती है। और आमतौर पर विशेष रूप से हम इसे जीवाणु और हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित विषाक्त एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का घ। मादा मधु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मादा मधु में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। 32 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो एक जोड़े में 16 होते हैं और एक में 16, तो दोनों मिला के 32 होते हैं। और इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी प्रणाली के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं होती हैं, एक सार्वभौमिकता होता है और दूसरा होता है बहुलकुटन। जो सार्वभौमिकता होता है वो अमीनो एसिड में जो आनुवंशिक कोड होता है उसमें सभी जीवों को एक जैसा कोड करता है, मतलब सेम कोड करता है। और बहुलकुटन में अमीनो एसिड में ग्लूटामीन अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे AAG मतलब एडिनिन ग्वानिन। केंद्रियों में आरएनए के क्या हाँ हाँ ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का क।
प्राकेंद्रीय आरएनए में सभी प्रकार के नाम लिखिए। जैसा कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं आरएनए के, प्रोकैरियोट्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, जिसे हम कहते हैं संदेशवाचक, संदेशवाहक। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो प्रोकैरियोट्स कोशिका होती है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है? जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें पौधे में एक अद्वितीय प्रजनन होता है। जैसा कि इसमें जो मेल गैमेट्स होता है स्पर्म वो शामिल होता है और एक मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ मिलकर, मेल गैमेट्स स्पर्म फीमेल गैमेट्स ओवम के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट बनाता है। और दूसरा मेल गैमेट्स मतलब नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो हम इसके महत्व को देखते हैं। इसका महत्व है, इसके द्वारा भ्रूण को देखते हैं। इसके द्वारा भ्रूणपोष में मेल जनन मतलब नर जनन के सभी लक्षण सेम होते हैं जो भोजन संग्रह में उपयोगी होते हैं और यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है और इसका निर्माण भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के पहले शुरू होता है। जैसे कि कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन स्टिमुलस प्रदान करता है, उसको मतलब प्रयोग के रूप में लाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाबिनॉइड्स। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का ख, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद कीजिए। जो अपूर्ण प्रभाविता होता है, इसके जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं, तो वो अपूर्ण प्रभाविता होता है। और जो सप्रभाविता होता है, इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो सप्रभाविता होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमओ। जीएमओ का पूर्ण रूप लिखिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जीएमओ का पूर्ण रूप होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आनुवांशिकता रूपांतरीय जीव। जो जैसा कि जब किसी विजातीय जीन को किसी कोशिका अथवा जीव में डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो उसे पारजीनी तथा जीवों को पारजीनी जीव कहते हैं, उस जीव को पारजीनी जीव कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पारजीनी जीव वह होते हैं जिसका जीनोम किसी दूसरी जाति के जीन्स के अंदर निवेशन के कारण बदल दिया जाता है, तो पारजीनी जीव कहलाता है। इन पारजीनी जीवों को जीएमओ कहते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मानव के भोजन में प्रयुक्त जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसका उदाहरण होता है बी बैगन, फ्लावर, सेवन, टमाटर, सुनहरा धान। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। क्लोनिंग वेक्टर, जब पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में वांछित जीन, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में वांछित जीन को प्रतिलिपियों के निर्माण एवं इसकी अभिव्यक्ति हेतु इसे पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। पोषक कोशिकाओं, पोषक सेल्स में इसमें प्रवेश कराया जाता है, तो ये क्लोनिंग संवाहक होता है, जिसके लिए इसे हम अन्य किसी वाहक तथा डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है। जैसे इस डीएनए मॉलिक्यूल्स में वांछित जीन को जोड़ते हैं, उसे क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। जैसे जीवाणु हेतु प्लाज्मिड जो होता है, जैसे कि वो बाहरी, जैसे विदेशी जो डीएनए होते हैं उनको अपने अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो भी एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर ही होता है। संवाहक,
जीवाणु तथा प्लाज्मिड का क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मिड होते हैं वो जीवाणु को कोशिका के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के नियंत्रण के लिए स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन प्लाज्मिड के मामले में कुछ प्रतिकोशिका की केवल एक या दो प्रतिकृतियां हो सकती हैं, जैसे, जबकि अन्य में प्रतिकोशिका 15 से 100 प्रतिकृतियां हो सकती हैं, 15 से लेकर 100 तक प्रतिकृतियां हो सकती हैं। तो हमारा जो प्लाज्मिड जो वेक्टर होता है वो है ये है हमारा प्लाज्मिड और ये क्रोमोसोमल वेरिएंट। तो ये है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर्स, प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल सेल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो ड्रग्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दो ड्रग्स जिसे हम कह सकते हैं कैनाबिनॉइड्स एंड ओपियोइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है? कैनाबिनॉइड्स भांग जो होता है, जो इसको हम लोग बहुत से चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो कैनाबिनॉइड्स जो होता है वो भांग होता है, भांग से प्राप्त होता है। जैसा कि ये अवसाधक पदार्थ होता है, यह नशीला पदार्थ होता है जो मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड्स ग्राहियां जो होती हैं उसमें ग्रहण किया जाता है। यह नशीले पदार्थ भांग के पादप कैनाबिनॉइड्स सैटाइवा, कैनाबिनॉइड्स सैटाइवा के पुष्पक्रम प्राकृतियां तथा पुष्प के शीर्ष भाग को अलग अलग मात्रा में मिलाकर एक नया संयोजन बनाता है। और जो चरस, गांजा तथा जो और भी नशीले पदार्थ होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे धूम्रपान के द्वारा श्वास के साथ या मुंह में चबाकर शरीर के अंदर किया जाता है। इसका जो प्रभाव होता है हमारे बॉडी पे वो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये जो हमारी होती है हृदय परिसंचरण तंत्र जो होता है उस पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। और देखेंगे हम यहाँ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या? ओपियोइड्स का काम होता है, यह भी एक नशीला अवसाधक होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को बहुत धीमा करता है, स्लो कर देता है। और यह मादक दर्दनाक औषधियाँ का एक वर्ग है, समूह है, जो अफीम एवं इसके स्राव से बने मार्फीन, हेरोइन, पैथिडीन एंड और भी इसमें कई सारे नशीले पदार्थ आते हैं, उसके प्रयोग से ये बनता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र। इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि अभी 2 महीने फ़ेब में पड़ता है। तो हम अच्छे से तैयारी करें और 90+ लाने की कोशिश करें। कोशिश क्या, मतलब पूरी कोशिश करें। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारितंत्र में जाति विविधता के महत्व को लिखिए। जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व। समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारितंत्र व मानव जीवन में जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि जो जातियां होती हैं उनकी संख्या परिस्थिति तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ महत्व निम्नलिखित हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता। जब प्रकृति में वैज्ञानिक टिलमैन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक जनसंख्या होगी, जितने अधिक लोग होंगे, जातियां उपस्थित होंगी, उस क्षेत्र में उत्पादकता उतनी ही अधिक तेजी से होगी, उत्पादकता अधिक होगी और जातियों की संख्या
निर्भर रहेगी, उस क्षेत्र के जैव भार में अधिक परिवर्तन नहीं होगा। और जो स्थिरता होती है, टिलमैन ने देखा कि जब कभी उच्च जातियां विविधता वाला पारितंत्र अधिक स्थायी होता है और लंबे समय तक इस स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम होता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्थिर समुदाय समय समय पर उत्पन्न होने वाले व्यवधानों, प्राकृतियों या मानव निर्मित और विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता दिखाई देते हैं। जो स्थिरता होती है मानव जीवन में, वो पारितंत्र में बहुत ही अधिक स्थायी होती है और लंबे समय तक इसे स्थिर बनाए रखने में सक्षम होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको स्थिर बनाए रखती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल के प्रभाव, अल्कोहल का क्या प्रभाव है? अल्कोहल एक किण्वन की क्रिया द्वारा बनाया एक पेय पदार्थ है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जो एक नशा उत्पन्न करता है और यह छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत इफेक्ट डालता है। और शराब विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें मात्रा अलग अलग होती हैं, जैसे बियर, विस्की, जीन, रम, ब्रांडी आदि। इसके 2 टाइप्स होते हैं, दूरगामी प्रभाव और तत्कालीन प्रभाव। जो दूरगामी प्रभाव होते हैं उस पर क्या होता है कि जब नशीले दवाएं, अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में व्यक्ति चोरी की ओर उन्मुख हो जाता है, चोरी की ओर जाने लगता है और व्यसनी व्यक्ति एवं उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं रिश्तों के सम्मान में कमी आती है। जब चोरी की ओर व्यक्ति जाने लगता है तो उसके रिश्ते और प्रतिष्ठा बहुत ही उस पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और तत्कालीन प्रभाव जो होता है, इसमें नशे के लिए चोरी करना या घर का सामान बेचना, बिना किसी कारण के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में अनुपस्थित रहना, घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, इसके तत्कालीन प्रभाव हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां आप सभी जानते होंगे कि ये मादा स्तन ग्रंथियां होती हैं, जो कि इसे हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। तो आइए हम देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ये जो इसका पार्ट होता है वो पसलियाँ होती हैं और इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसमें वसा होती है, इसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो दुग्ध पाली होती है यहाँ पाई जाती है। दुग्धनाल इसे कहते हैं। इसके आगे के जो पार्ट्स होते हैं, नुकीले भाग होते हैं, उसको हम दुग्धनाल कहते हैं। और ये वाला जो इसका पार्ट्स होता है, ये दुग्ध वाहिनी होती है। और इसके अंदर इसके मध्य वाले पार्ट्स को हम दुग्ध कुपिका कहते हैं। तो आप देख सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, परागकण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि परागकण जब किसी परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परागकण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण और स्वपरागण। तो जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य होता है, दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है, तो वह पर परागण होता है। और जो स्वपरागण होता है, जब किसी पादप या पुष्प अपने उसी पुष्प के दूसरे परागकणों पर जाकर
सॉरी, जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया होती है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। इसमें हम देख सकते हैं ये 2 टाइप्स हैं, एक स्वपरागण है और एक परपरागण है। दो प्रकार के होते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर जीवों के विकास एवं प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। पुराजीवी एवं जीवाश्म, एविडेंस एंड पैलियोनोलॉजी। विभिन्न प्राचीन जीवों के अवशेष जो होते हैं, जो हमें भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, प्रिजर्व मिलते हैं, तो वो फॉसिल्स मतलब जीवाश्म कहलाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इनके अध्ययन संबंध विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आतर्व चक्र, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आतर्व चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मेल के जनन काल के प्रारंभ 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होती है। इसके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो कि जनन काल की समाप्ति, इसकी समाप्ति जो होती है 45 और 50 की उम्र में होती है। इसके पश्चात रुक जाता है, 45 और 50 की उम्र में यह रुक जाता है। इस काल में प्रतिमा अंडाशय से एक अंडे मतलब एग का उत्सर्जन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, जो कि निषेचन हेतु तैयार होने एवं निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय के भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन करता है। जो एग होता है वो एक्सक्रिएशन के लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम निषेचन होने की स्थिति में ये एग की साइकिल को परिवर्तित करता है। अंडे जो होते हैं उसकी जो चक्र होते हैं उनको परिवर्तन करता है उसमें, और इस चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र कहते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है 7वां, आतर्व चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मादा में जनन काल के प्रारंभ में 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होती है और 45 से जो 50 वर्ष की उम्र होती है उसमें ये समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इस काल में प्रतिमा अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है और ये निषेचन हेतु तैयार होने एवं निषेचन ना होने के स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन करता है। इस चक्र को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र कहते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, क्रम प्रसारी, श्रावित अवस्था, मासिक अवस्था। क्रम प्रसारी अवस्था को हम देखते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो FSH पूटकाओं को एस्ट्रोजन के श्रावण के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि इस अवस्था को अंतरकाल 1 से 12 दिन का होता है। ये जो अवस्था होती है, ये जो चक्र होता है, ये 1 से 12 दिन का होता है। और ठीक उसी प्रकार श्रावित अवस्था जो होती है, इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियस, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा श्रावित होती है। इस अवस्था को अंतरकाल 12 से 14 दिन का होता है और इसे प्रोग्रेसिव प्रावस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था में गर्भाशयी अंतःस्तर जो एंडोमेट्रियम होता है वो सगर्भता तथा रोपण के लिए तैयार होता है। मासिक अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें यह
मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। जो अंतिम चक्र होता है, लास्ट जो साइकिल होती है उसकी अवस्था होती है यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि पृथ्वी में जीवों के विकास के प्रमाण पर टिप्पणी कीजिए। निबंध लिखिए या टिप्पणी कीजिए। पुराजीवी विज्ञान, एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, विभिन्न प्राचीन जीवों के अवशेष जो होते हैं जो हमें भूपटल की चट्टानों परिरक्षित मिलते हैं। भूपटल जो मतलब जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे हमें मिलते हैं, तो उसे हम फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जैसा कि इसमें क्या होता है कि इसके अध्ययन में हमने देखा कि संबंधी विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान या पुराजीवी विज्ञान भी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी शब्द का ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पैलियोस, पैलिओस प्राचीन, ओंटा मतलब मौजूद, और लोगस मतलब विज्ञान, लॉगस मतलब विज्ञान। इस प्रकार पैलियोंटोलॉजी शब्द का जो अर्थ होता है उन सभी जीवों के अध्ययन से है जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर छाप आज भी भूगर्भ में छोड़ दिए हैं। भूगर्भ विज्ञानी इन अवशेषों एवं छापों का अध्ययन करके प्राचीन समय में उपस्थित जीवों की संरचना का वर्णन करते हैं। जो इसके छाप होते हैं जो छोड़ के गए उनको भूविज्ञान के वैज्ञानिक जो हैं इनके इसमें उपस्थित जीवों की संरचना का वर्णन करते हैं। उस पे जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसने किया था? जैसा कि हम कह सकते हैं जीवाश्म विज्ञान की स्थापना क्यूवियर ने 1800 में किया था। जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास या जातिवृत्त का ज्ञान होता है। इसमें जीवाश्मों की सहायता और घटनाओं का पता चलता है कि जैव विकास के संदर्भ में सबसे ठोस प्रमाण जीवाश्म से ही प्राप्त होता है। जो जैव विकास हुआ था उसके संदर्भ में जो सबसे ठोस प्रमाण था वो जैव विकास से प्राप्त हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है लैक ओपेरॉन, लैक प्रचालन का सचित्र वर्णन कीजिए। लैक ओपेरॉन एक समूह है, ये जीन का एक समूह है जो कि जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज का चयापचय के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोज के चयापचय को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक साथ काम करने वाले जीनों का समूह होता है जो लैक्टोज को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जैसा कि हम इसमें कहते हैं कि जो प्रोटीन होती है वो इसमें उत्पादकता का कार्य करती है। इसमें 3 संरचना होती हैं, रेगुलेटरी, प्रमोटर एंड ऑपरेटर जीन। तो हम यहाँ देखेंगे PIPO X Y Z। प्रमोटर, रेगुलेटरी, एंड ऑपरेटर। ये 3 जो जीन होते हैं वो समूह, ये 3 जीन का समूह है। ये आई का मतलब होता है रेगुलेटरी जीन, पी का मतलब होता है प्रमोटर जीन एंड ओ का मतलब होता है ऑपरेटर जीन।
तो आइए अब इसके डायग्राम को देखते हैं। ये है हमारा डायग्राम, और जो XYZ होता है, XYA होता है जो, वो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जलीय पारितंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक ऐसा पारितंत्र होता है जो जल के भीतर, जल के आसपास स्थित होता है, जो पानी के अंदर होता है और जल के आसपास स्थित होता है। इसमें विभिन्न जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसमें जो एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, यह पारितंत्र समुद्र, नदी, तालाब, झील आदि में पाया जाता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है वो नदी, तालाब, झील आदि में पाया जाता है। जलीय पारितंत्र जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है मीठे जल का पारितंत्र और एक लवणी जल का पारितंत्र। जो मीठा जल होता है जैसे कि तालाब, झील, नदी के झरने का पानी, वो मीठा होता है। और लवणी जल का पारितंत्र जो होता है जैसे कि समुद्र, खाड़ी, सागर। अब आइए हम चलते हैं जलीय पारितंत्र के घटक का विस्तार से वर्णन करते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। यह वे जीवित घटक होते हैं जो पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह और पोषक श्रृंखला को, फूड चेन को बनाए रखते हैं। जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, प्रोड्यूसर। यह वे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश से स्वयं भोजन बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही तो अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। जैसे कि उदाहरण, शैवाल, जल पौधे, पत्तेदार जल पौधे। दूसरा इसमें होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता। यह वे जीव होते हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उत्पादों पर निर्भर होते हैं। अजैव घटक, अजैविक घटक, ये वे भौतिक और रासायनिक घटक पारितंत्र हैं जो कि जिसमें जीवों के जीवन का प्रभावित करते हैं, जीवों के जीवन को ये प्रभावित करते हैं, लाइफ साइकिल को। अजैविक घटक, ये वे भौतिक और रासायनिक घटक होते हैं जो पारितंत्र में जीवों को जीवन प्रभावित करते हैं, जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, जल हो गया। जीवन का आधार, सभी जैविक क्रियाएं जल में होती हैं। जो हमारे जीवन का आधार होता है, सारी क्रियाएं होती हैं जैविक, एबायोटिक होती हैं, वो जल से ही तो होता है। और लाइट, प्रकाश संश्लेषण, ये अति आवश्यक है। जल की गहराई के अनुसार इसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है कैनाबिनॉइड्स। ये हम सभी जानते हैं कि कैनाबिनॉइड्स होता है भांग, भांग को कहते हैं हम कैनाबिनॉइड्स। इसका यूज़ हम लोग बहुत सी सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे कि औषधिक रूप में और मनोरंजन के रूप में, आध्यात्मिक रूप में। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जो औषधिक रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि कैनाबिनॉइड्स विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय स्थितियों में किया जाता है, जैसे चोट लगने पे या मिर्गी, दर्द, सूजन के प्रयोग में आता है भांग। और मनोरंजन का उपयोग, मनोरंजन के उपयोग में इसका हम प्रमुख घटक होता है जो भांग के सेवन में होने वाले नशे के लिए जिम्मेदार होता है। और औद्योगिक रूप में भांग के पौधे फाइबर, बीज और तेल के लिए भी किया जाता है। आध्यात्मिक रूप में हम लोग पूजा पाठ में इसका यूज़ करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में यूज़ करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बेकर यीस्ट। बेकर यीस्ट पर टिप्पणी कीजिए। बेक्ड यीस्ट, जैसा कि बेक्ड यीस्ट जो होता है इसका वैज्ञानिक मतलब बॉटेनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया कहा जाता है। यह एक प्रकार का फंगस है, मतलब कवक है, जो कि ब्रेड और अन्य उत्पादों को फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि रोटी फुलाते हैं या ब्रेड को या बन को फुलाया जाता है, तो वो इसकी ही सहायता से फुलाया जाता है।
जो इसमें एक जीवित सूक्ष्म जीव होता है, इसमें जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज करता है, बदलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ART। ART का पूर्ण रूप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन तकनीकी। मानव जीवन में ART का बहुत ही महत्व है। जैसा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीकी में का समूह है, ग्रुप है, जो उन दंपतियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, जो प्राकृतिक रूप से संतान उत्पत्ति में असमर्थ हैं, जैसा कि बांझपन या निसंतान की स्थिति में। और इसका महत्व हम कह सकते हैं कि जो निसंतान दंपतियां होती हैं उनको संतान उत्पत्ति कराता है, संतान दिलाता है। और ART की तकनीकें उन लोगों के लिए वरदान है जो गर्भ धारण के लिए असमर्थ होते हैं। ऐसे ही IVF हम देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका अर्थ होता है कि जैसे कि तकनीकों से सफल गर्भ धारण हो सकता है, मतलब सेफ प्रेगनेंसी हो सकती है इससे, और सुरक्षित और नियंत्रित प्रक्रिया है, सेफ और सिक्योर प्रोसेस है, जो कि भ्रूण का विकास प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, जिससे कि सफलता की संभावना होती है। कंज्यूमर, उपभोक्ता, या वे जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादों पर निर्भर होते हैं। और अजैविक घटक जो होते हैं, ये इसमें दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो हम इसमें देखेंगे अजैविक घटक। ये वे भौतिक और रासायनिक घटे हैं जो पारितंत्र में जीवों के जीवन को प्रभावित करती है। और जैसे कि जल हो गया, जल जो होता है वो जीवन का आधार और सभी जीवों की क्रियाओं का जो होता है वो क्रियाएं होती हैं। जो हमारे जो जल होता है, वाटर होता है, वो सभी जीवों की क्रियाएं होती हैं। और लाइट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही तो बनाते हैं। तो हमारे लिए लाइट्स बहुत ज़रूरी है, प्रकाश जरूरी है। तापमान जलीय जीवों की जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। टेम्परेचर जो होता है वो जलीय जीवों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली गैसों जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। ऑक्सीजन और O2 एंड CO2 जो होता है वो जल में घुली गैस जो होती है उसको और श्वसन और प्रकाश के लिए आवश्यक होता है। हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लाइट्स के लिए आवश्यक होता है। इसका लवणता देखते हैं। विशेषकर समुद्री पारितंत्र में महत्वपूर्ण, यह जल की रासायनिक संरचना को प्रभावित करती है। इसका pH, जल की अम्लता या क्षारीयता जीवों की उपस्थिति और उनकी क्रियाओं को प्रभावित करती है। खनिज और पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट जो उत्पादों के लिए आवश्यक होते हैं। इसका जो pH होता है वो जल की अम्लता, क्षारकता की उपस्थिति में क्रियाओं को प्रभावित करता है। और इसका जो खनिज और पोषक तत्व होता है वो नाइट्रोजन और फॉस्फेट होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता। जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। जीव अनेक रूपों में विद्यमान है। धरती पर जीव अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसा कि सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय पेड़ों और जानवर तक। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, उनके रूप में हमारे धरती पर जीव विद्यमान है। लेकिन इन सभी जीवों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। इन सभी जीवों के बीच संतुलन बहुत ही जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए इनका कारण जैव विविधता संकट में है। इसलिए इसका संरक्षण करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। ठीक है,
तो आइए हम देखते हैं जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जैसे कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीवाणु, कवक आदि। जैव विविधता में ये सभी आते हैं। पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं। यह विविधता हमारे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के लिए इकोसिस्टम को संतुलित रखने में मदद करती है, सहायता करती है। हर प्रजाति की अपनी एक विशेष भूमिका होती है, जैसे परागण वायु को शुद्ध करना, मृदा की उर्वरता बनाए रखना, परागण का वायु को शुद्ध करना, वायु की मृदा को बनाए रखना। जैव विविधता के खतरे देखिए, वनों की कटाई, शिकार और तस्करी, प्रदूषण, जलवायु मृदा, जलवायु परिवर्तन। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो हमारी जो इकोसिस्टम होती है, हमारा जो पारितंत्र होता है, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें पेड़ ज़्यादातर लगाना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। शिकार और तस्करी, जानवरों को मार देते हैं लोग, हमें जानवरों का भक्षण नहीं करना चाहिए। प्रदूषण, जलवायु मृदा, जो पॉल्यूशन होता है, जैसे गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, उनसे जो प्रदूषण होता है जलवायु और मृदा को बहुत ही दूषित करता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे और भी सेट्स जो है उसमें ये पूछे जाएंगे। तो इसका आगे का हम नेक्स्ट पेपर में बताते हैं। सो थैंक यू।